स्वदेशी चौपाल के द्वारा आयोजित व्याख्यान में मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बंधुओं, स्वदेशी का विकास मॉडल, अगर हम इस पर बात करें तो अनेक महानुभावों ने अतीत में भी, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद भी और वर्तमान में भी अनेक महानुभावों ने, अनेक संगठनों ने इस पर विस्तार से विचार रखे हैं। चाहे वो ग्राम आधारित विकास हो, चाहे वो अपनी जरूरत, अपनी परिस्थिति, अपनी कमजोरी, अपनी ताकत, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर विकास का मॉडल हो, मैं आज उसमें कुछ और दृष्टिकोण से जोड़ते हुए अपनी बात रखूंगा। इससे पूर्व के उद्बोधनों में मैंने देश के विकास के बारे में अपने विचार रखे हैं, उसको आज मैं प्रयास करूंगा कि दोहराऊं ना। आपने अगर उसमें कुछ देखना हो तो मेरे फेसबुक पे वो सब वीडियो लाइव हैं। आज मैं जो कहता हूं कि दूसरे दृष्टिकोण से बात रखना चाहता हूं। आज स्वदेशी के काम में जो लोग लगे हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़े। विकास मॉडल की भी चर्चा हुई, इतनी सब बातें भी हुई। अब उसको आगे बढ़े कैसे, आगे उसको विस्तार कैसे करें, उसमें अगर हम देखते हैं तो स्वदेशी के कार्यकर्ता के सामने जो चुनौतियां हैं, उसमें एक बड़ी चुनौती है कि भारत का धर्मभीरू समाज, भगवान पर अखंड आस्था रखने वाला समाज, वह समाज जाति, क्षेत्र, भाषा, पंथ, इन सभी दृष्टिकोण से अत्यंत जागृत है, संवेदनशील है। जब आर्थिक विषयों की बात आती है तो एक ऐसे समाज को जगाना जिसमें आर्थिक जागरूकता की तुलना में अन्य जो मैंने कही इन विषयों पे संवेदनशीलता, जागरूकता अधिक है, ऐसे में आर्थिक रूप से भी उनको जागृत करना ये स्वदेशी के कार्यकर्ता की एक चुनौती है। भारत का समाज अपनी गरीबी को, अपनी आर्थिक दरिद्रता को, बच्चों को अच्छी शिक्षा न मिल पाने को, बीमारी को, बेरोजगारी को, बदहाली को भगवान की मर्जी या अपना भाग्य मान लेता है। वास्तव में अगर ऐसा हो तो स्वदेशी के कार्यकर्ताओं को यह काम करने की जरूरत ही नहीं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह भगवान की मर्जी नहीं है, यह भाग्य का भी दोष नहीं है। इतने अच्छे सुंदर देश में हम पैदा हुए हैं, शस्य श्यामलाम धरती में पैदा हुए हैं, ईश्वर ने अच्छा शरीर सबको दिया है, तो भाग्य और भगवान का दोष नहीं है। यही लोगों को बताना है, लोगों को यह बताना है कि ये जो हम सब की भारत में जो कष्टप्रद स्थिति है, पूरे विश्व में है, इसके पीछे वास्तव में आर्थिक नीतियों में सुधार की आवश्यकता है। भाग्य और भगवान का ये दोष नहीं है। ये एक चुनौती है स्वदेशी के कार्यकर्ताओं के सामने, और उस चुनौती को हमें कठिन विषयों को, जटिल विषयों को सरलता से लोगों की भाषा में, लोगों के स्थानीय उदाहरणों के द्वारा, जिससे वो रिलेट कर सके, आर्थिक और वैश्विक जटिल विषय समझाने हैं। और ये हो सकता है। अगर हम देखें तो अधिकांश वेदांत कैसे लोगों को समझाया गया, अर्थशास्त्र कैसे समझाया गया,
तो तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोड़। अब इसमें बचत का पूरा अर्थशास्त्र आ गया। डोमेस्टिक सेविंग्स और डोमेस्टिक सेविंग्स से जनरेट हुई डोमेस्टिक कैपिटल और डोमेस्टिक कैपिटल से डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और उस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ट्रेड, डेवलपमेंट, बैंकिंग सिस्टम। तो कितनी सहजता से आम आदमी को बता दिया, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोड़। समाजशास्त्र को देखें तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो स्वदेशी के कार्यकर्ताओं को अपने भीतर यह विकास और करना होगा कि जन की भाषा में, जन के उदाहरणों के साथ इस विषय को आगे हम ले जाएं, क्योंकि आंदोलन, परिवर्तन वो समाज से ही होता है। स्वदेशी के कार्यकर्ताओं का जो काम है उस समाज को जगाना, और एक बार समाज जग गया तो फिर समाज इतना सक्षम है कर लेता है। अब अगर हम आज देखें तो अपने पास पूरी दुनिया में दो सोच हैं। एक सोच कहती है कि समाज योग्य नहीं है, समाज सक्षम नहीं है, समाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए विकास का मॉडल पूंजीपतियों के द्वारा या स्टेट के द्वारा या दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा, कहने का मतलब कैपिटलिज्म के द्वारा या कम्युनिज्म के द्वारा, या चीन का भी जो विकृत मॉडल आया है कि अर्थव्यवस्था में कैपिटलिज्म, बिजनेस में कैपिटलिज्म, शासन व्यवस्था में कम्युनिज्म। ये जो एक नजरिया है, ये मानता है कि समाज योग्य नहीं है, इसलिए ये सब काम राज्य के द्वारा अथवा पूंजीपति के द्वारा अथवा राज्य और पूंजीपति के सम्मिश्रण के द्वारा किया जाएगा। वो जब कहते हैं तो उसमें से क्या निकलता है विकास? जब हम इस प्रकार के विकास की दृष्टि से देशों का विकास करने निकलते हैं तो देशों की परिभाषा बदल जाती है, विकास की परिभाषा बदल जाती है, अर्थात राष्ट्र की अवधारणा और विकास की अवधारणा दोनों ही अपने मूल से भटक जाती है। उस प्रकार के विकास में विकास का अर्थ होता है कुछ 100 विश्व स्तर पर, और देशों के स्तर पर देखें तो 10, 20, 30। तो कुछ बड़े कॉर्पोरेट, पूंजीपति, धनपति और उनकी कुछ 100 या कुछ 1000 कंपनियां, उन कंपनियों में काम करने वाले कुछ लाख उनके कर्मचारी, और उन कर्मचारियों को सुविधा की सेवाएं देने वाले कुछ करोड़ उनके सेवा प्रदाता, मतलब ABCDEFG, अर्दली, पैरा, कुक, ड्राइवर, एग्जीक्यूटिव, फ्रेंड और फैमिली और गार्ड, ABCDEFG। तो ये कुल मिलाकर देश हो जाते हैं, और इनको जो सुविधाएं उपलब्ध करता है तंत्र, वो देश का संरचना हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है। बड़े बड़े हवाई अड्डे, उनकी फार्मूला ट्रैक, एक्सप्रेस, उनके डेडिकेटेड फ्रेट कोर्स, फ्रेट कॉरिडोर्स, टॉल हाईवेज, शॉपिंग मॉल्स, 5-स्टार स्कूल्स, 5-स्टार हॉस्पिटल्स, IPL स्टेडियम, कॉर्पोरेट रेल, बुलेट ट्रेन वगैरह वगैरह वगैरह, स्मार्ट सिटी। और इसमें फिर राष्ट्र का जो चित्र उभरता है तो गरीबी, बेरोजगारी,
लाचारी से उफनता हुआ महासमुद्र और उस महासमुद्र में समृद्धि के स्मार्ट शहरों के कुछ चमकते हुए टापू और उनकी रक्षा मतलब देश की रक्षा और उस पूरी संरचना की रक्षा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा मतलब देश की रक्षा। और ये करते हुए अगर बाकी समुद्र उफनते हुए समुद्र की कुछ रक्षा हो जाए तो हो जाए। तो विकास का एक मॉडल, एक सोच विश्व में ये इस प्रकार की है कि दुनिया इस तरीके से चलाई जाएगी जिसमें समाज पर भरोसा नहीं किया जाएगा और सब काम पूंजीपति या राज्य अथवा पूंजीपति और राज्य का सम्मिश्रण ये करेंगे। और उसका फिर अंतिम परिणाम क्या होता है? 80 करोड़ बनाम 80 अरब। आज हमारे पास अगर भारत का चित्र देखें तो आज 80 करोड़ लोग इस स्थिति में हैं कि अगर उनको जीवित रखना है तो मुफ्त राशन देना पड़ेगा। और उसी भारत में एक व्यक्ति लॉकडाउन के पीरियड में जब लोगों के रोजगार जा रहे हैं, वो छठे अमीर से होता हुआ इस वक्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अमीर बन गया है और उनकी दौलत हो गई है 80.6 अरब डॉलर। तो इस सोच से यह निकलता है निचोड़ में 80 करोड़ बनाम 80 अरब। यह विकास का मॉडल एक कहता है। दूसरा जिसका स्वदेशी जागरण मंच पैरोकार है, पहला वाला विकास का मॉडल, उसका अगर हम घोष वाक्य देखें, वो कहता है कि पृथ्वी पर जो विकास का मॉडल चलेगा, अगर उसको एक पंक्ति में कहें तो वो कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दुनिया में जो ताकतवर होगा वही जिएगा और समूची रचना, समूचा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सुख देने के लिए खड़ा किया जाएगा। स्वदेशी जागरण मंच का यह मानना है कि यह शोषण पे आधारित है, इसलिए साइंटिफिक नहीं है। और जो चीज साइंटिफिक नहीं होती, तर्क सम्मत नहीं होती, सही तथ्यों से समर्थित नहीं होती, वो अपने आप गिरती है। ये प्रकृति का भी नियम है। तो इसलिए ये ज्यादा समय चल नहीं पाएगा। चलेगा तो वही जो सस्टेनेबल होगा, जो इंक्लूसिव होगा, जो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी वाला होगा, और वो होगा सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। तो दुनिया इस तरीके से चलाई जाएगी जिसमें समूची व्यवस्थाओं को, व्यक्ति जीवन, समाज जीवन, राष्ट्र जीवन, विश्व जीवन, प्रकृति, समूची व्यवस्थाओं को इस प्रकार से कुशलता से गढ़ा जाएगा कि इसमें सबसे कमजोर भी जिएगा और न केवल मनुष्य जिएगा, चराचर जगत के जीव भी जिएंगे। मां के गर्भ में आने से लेकर अपनी गति को प्राप्त करने तक जीवन के सभी सुख योग्यता अनुसार कम ज्यादा मात्रा हो सकती है, उसको भोगते हुए अपनी गति को प्राप्त करेंगे। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और न केवल जीव मनुष्य अपितु चराचर जगत की समस्त वनस्पति उसके साथ भी सामंजस्य का व्यवहार करते हुए संरचनाओं को खड़ा किया जाएगा। वैश्विक फाइनेंशियल ऑर्डर को, वैश्विक ऑर्डर को गढ़ा जाएगा। उसमें यह माना जाता है समाज पर भरोसा करो। समाज हर जगह है, समाज अपनी परिस्थितियों का सबसे बड़ा विशेषज्ञ है। दिल्ली के नीति आयोग में ऑफिसर बैठे हैं, हम मानते हैं विशेषज्ञ है, लेकिन यह तय है कि उनसे बड़ा विशेषज्ञ समाज अपनी परिस्थितियों का खुद है। वो मॉडल मानता है आगे समाज, पीछे सरकार, सहयोगी की भूमिका। विकास तभी होगा और उसमें से जो कल्पना है हमारी, तो कुछ समृद्धि के चमकते हुए टापू और दूसरी तरफ बेरोजगारी का उफनता हुआ महासमुद्र, बजाय उसके देश के 6.5 लाख गांव
वो समृद्धि के टापू, वहां खिलखिलाती हुई बहनें, वहां किलकारी मारते हुए बच्चे, वहां हंसी ठट्टा करते हुए नौजवान, वहां आनंद से बैठे हुए बुजुर्ग, वहां की खेत खलिहान, ग्राम आधारित उद्योग वो फलते फूलते। तो स्वदेशी जागरण मंच का मानना है ये जो लड़ाई है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और बनाम सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट की है। हमें इस लड़ाई का अनुभव भी है। रावण ने यही घोष किया था सबसे ताकतवर जिएगा, राम ने कहा था नहीं, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा सबसे कमजोर भी जिए। जरासंध कंस दुर्योधन ने भी यही कहा, योगीराज कृष्ण ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुकार भरी तो महात्मा गांधी ने कहा नहीं। बाद में अगर हम देखें तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, दीनदयाल जी ने यही कहा कि हम इस व्यवस्था को खड़ी करके दम लेंगे जिसमें सबसे कमजोर भी जिएगा। अतीत का अनुभव, हमारा अनुभव बताता है हम हर बार जीते तो एक बार फिर तामसिक शक्तियों ने सिर उठाया है, स्वदेशी का कार्यकर्ता फिर खड़ा हो गया। उसी श्रृंखला का प्रतीक है स्वदेशी कार्यकर्ता। राम कृष्ण, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, दत्तोपंत ठेंगड़ी, उसी श्रृंखला का कार्यकर्ता स्वदेशी का आज फिर खड़ा हो गया है। हम लड़ेंगे, कहीं तक भी लड़ेंगे और जिससे भी लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करके दम लेंगे कि दुनिया इस तरीके से चलाई जाएगी जिसमें सबसे कमजोर भी जिएगा, सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। मित्रों, अब ये सवाल आता है कि ये स्वदेशी का मॉडल है क्या? अगर हम दो शब्दों में कहें तो उसमें हमारा पूरा अप्रोच आ जाती है। हमारा मॉडल है अनादि से अनंत का। इसमें पूरा स्वदेशी की पूरी अवधारणा आ जाती है। मतलब जब हम जन्म लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें विरासत में मिलती हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, व्यापार, रास, रंग, गणित, भौतिकी, भूगोल, अनेक साहित्य, नदियां, बीज, पर्यावरण, भूमि की उर्वरता, मनुष्य की पौष्टिकता और बौद्धिक स्तर का एक गुणवत्ता, परंपराएं, उत्सव, खेल, त्योहार। तो हम अपना जीवन ऐसे जिए कि अगली पीढ़ी को ये सभी चीजें और अधिक समृद्ध करके देके जाएं। वास्तव में अगर इस विकास के मॉडल के फलस्वरूप हम देखें तो हमारी अपनी पीढ़ी में ही हमें जो नदी का जो शुद्ध जल मिला, जैसी शुद्ध वायु मिली, जितने पुष्ट बीज मिले, जितनी उर्वर भूमि मिली, जितने नैतिक मूल्य मिले, जैसी मर्यादाएं मिली, जैसी परंपराएं मिली, क्या हम उसको और अधिक समृद्ध करके दे रहे हैं या विकृत करके दे रहे हैं? ये हमें सोचना है। तो हमारा विकास का मॉडल है अनादि से अनंत, अर्थात जो हमें मिला उसे और अधिक समृद्ध करके अगली पीढ़ी को हम सौंप के जाएं, और यही अक्षय विकास है। अनंत काल तक आधुनिकता क्या है? आधुनिकता पे बहुत बहस चल रही है कि हमें आधुनिक बनना है। आधुनिक का मतलब यह है अपने को जो विरासत में मिला उन परंपराओं को काल जनित दोष उसके दूर करते हुए और उसको और अधिक समृद्ध करते हुए अगली पीढ़ी को सौंपना। आधुनिकता का मतलब ये नहीं समूची विरासत को तिरस्कृत करें, हर मोड़ पे उसे अपमानित करें और हम कुछ नया दे देंगे, तो ये संभव ही नहीं है। आधुनिकता का मतलब है परंपरा का क्रमिक विकास। इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कोई हमसे पूछता है कि स्वदेशी क्या है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं और ये पूछने के बाद मैं 5 सेकंड रुकूंगा। आप अपने मन में सोचिएगा स्वदेशी क्या है? स्वदेशी आप मन में सोचिए कि जो केरल वाले को भी स्वीकार हो, जो कश्मीर वाले को भी स्वीकार हो, जो गुजरात वाले को भी स्वीकार हो, जो उड़ीसा वाले को भी स्वीकार हो, ऐसा सर्व स्वीकार्य स्वदेशी की एक पंक्ति की परिभाषा क्या है? आप मन में सोच लीजिए।
5 सेकंड रुककर मैं अपने मन का भाव आपको बताऊंगा। यदि आपके मन में वो भाव ठीक लगे तो मैं मानूंगा कि हाँ, ये मेरी स्वदेशी की परिभाषा सही है। आप मन में सोचिएगा। मैं जो समझता हूं, स्वदेशी जागरण मंच में कुछ समय काम करने के बाद, स्वदेशी विकेंद्रीकरण की स्वाभाविक संतान है। स्वदेशी स्वदेशी और कुछ नहीं है। अगर स्वदेशी को, जैसे विकास मॉडल को अगर हम 2 पंक्ति में कहें तो अनादि से अनंत, इसमें से संपूर्ण विकास मॉडल निकलता है। इसी प्रकार अगर स्वदेशी की जो मैं अपना जितनी भी मेरी अल्प बुद्धि है उसके आधार पर सोचता हूं, तो विकेंद्रीकरण की स्वाभाविक संतान स्वदेशी इज द नेचुरल आउटकम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण का स्वाभाविक परिणाम है स्वदेशी। अब यह विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण अर्थात जनता को अपनी जरूरत, मैं पुनः दोहराता हूं, जनता को अर्थात समाज को अपनी जरूरत, कमजोरी, ताकत, परिस्थितियों के आधार पर सोचने, कल्पना करने, योजना बनाने, उनका क्रियान्वयन करने, गलती करने, सफल असफल दोनों ही स्थितियों पर उनको उस मार्ग पर सुधार करते हुए या और परिष्कार करते हुए आगे बढ़ने तथा पुनः प्रयास का पूर्ण अधिकार देना। जैसे मैंने शुरू में कहा कि सबसे बड़ा अपनी परिस्थितियों का विशेषज्ञ समाज है। तो इस प्रकार से स्वदेशी विकेंद्रीकरण की स्वाभाविक संतान है और विकेंद्रीकरण है समाज को कल्पना, योजना, क्रियान्वयन, प्रयोग, असफल होने की अनुमति, सफल होकर दोबारा आगे बढ़ने के प्रयास करने का अधिकार देना, उसमें उनकी सहायता करना। अगर इसको हम एक पंक्ति में कहें तो आगे समाज, पीछे सरकार, तभी होगा विकास। विकास का और कोई रास्ता नहीं है। ईश्वर की दया से आज हमारे पास सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है, असंदिग्ध नेतृत्व है, चरित्रवान नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है, सक्षम नेतृत्व। यह नेतृत्व आगे समाज और सहयोगी की भूमिका में सरकार, तो बहुत जल्दी हम भारत को एक न केवल उन्नति के मार्ग पे ले जा सकते हैं बल्कि विश्व को भी हम एक रास्ता दिखा सकते हैं। मैं इसमें एक छोटा उदाहरण आपके सामने अपने इस तर्क को समर्थन में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपका मन उसको गवाही दे तो मन ही मन आप स्वीकार करना या अस्वीकार करना मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। मित्रों, समाज, जब मैं कहता हूं आगे समाज पीछे सरकार, तो हमें समाज की 1-2 बातों पर मैं ध्यान देना चाहूंगा। सरकार के धन के प्रति हम दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी ले आए। टेक्नोलॉजी में समाधान नहीं है। हम दुनिया का बेहतरीन नेतृत्व ले आए। नेतृत्व में समस्याओं का समाधान नहीं है। हम दुनिया की सर्वोत्तम गुड गवर्नेंस ले आए। गुड गवर्नेंस में भी समाधान नहीं है, क्योंकि खोट अगर कहीं है तो विकास के मॉडल में है। और हम समाधान ढूंढ रहे हैं गुड गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और मजबूत नेतृत्व। हम कितनी ही दुनिया की सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी ले आए, समाज का धन के प्रति 2 नजरिए होते हैं। सरकार के धन के प्रति समाज का एक नजरिया होता है और समाज के धन के प्रति समाज का दूसरा नजरिया होता है। किसी समाज का अगर कोई व्यक्ति, मैं क्षमा के साथ ये बात कह रहा हूं,
लेकिन मैं जिस समाज के सामने बोल रहा हूं उसको आने वाले समय में भारत की ओपिनियन मेकिंग क्लास बनना है, लोगों के लोकमत परिष्कार करने वाला वर्ग बनना है, उसके सामने विषय आना चाहिए। इसलिए मैं ये साहस करके विषय रख रहा हूं। समाज का धन के प्रति भिन्न भिन्न नजरिया होता है, सरकार के धन के प्रति समाज का अलग नजरिया होता है और समाज के धन के प्रति उसका अलग नजरिया होता है। जैसे अगर हमारे ही समाज का, मान लीजिए किसी समाज से मैं आता हूं और मेरे समाज का कोई व्यक्ति इस ऐसे पद पे हो जाता है जहां पर उसके पास कुछ वित्तीय शक्तियां, कुछ राजनीतिक शक्तियां, कुछ प्रशासनिक शक्तियां आती हैं और वो मेरे क्षेत्र के लिए कोई प्रोजेक्ट लाता है कि चलो भाई कम्युनिटी सेंटर बनाना है और उसके लिए 5 करोड़ या 10 करोड़ का बजट मंजूर होता है और क्षेत्र में कम्युनिटी सेंटर बनेगा, समाज के सभी लोगों के, सभी वर्गों के लिए होगा, सभी जातियों, सभी पंथ के लिए होगा वो। और उसमें यदि ठेकेदार, अफसर, राजनेता थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो समाज में उतनी तीव्रता या उतना तीखापन या उसके प्रति उतना असम्मान का भाव अथवा उसका हुक्का पानी बंद, रोटी बेटी का बहिष्कार, वो भाव नहीं आता। मान के चलते हैं भाई ठीक है चलो, लेकिन उसी समाज में, जिस समाज से मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, उस समाज की कोई धर्मशाला बननी है, तो उधर वो कम्युनिटी सेंटर बना सरकार का, उसका उद्देश्य भी वही है, लोगों को सामूहिक एकत्रीकरण के समय सुविधाएं देना। दूसरी तरफ समाज की धर्मशाला बनती है, तो जितनी लागत में वो कम्युनिटी सेंटर बनता है, मेरा दावा है अगर वो 100 रुपए में बनती है तो निश्चित रूप से 75 रुपए में उससे बेहतर गुणवत्ता की धर्मशाला, उससे अधिक आयु तक चलने वाली धर्मशाला वो 75 रुपए में बन जाएगी। उसमें समाज सहयोग भी देगा, उसमें 1 रुपया खाने को भी पाप समझा जाएगा और अगर किसी ने घपला कर दिया तो उसके घर कोई जाएगा नहीं, उसके कोई रिश्ता नहीं करेगा, उससे कोई सामाजिक व्यवहार नहीं रखेगा। और उस समाज के जितने व्यक्ति आर्किटेक्ट होंगे, स्टील के सप्लायर होंगे, सीमेंट के सप्लायर होंगे, वो सभी कहेंगे कि मैं समाज के लिए मुनाफा नहीं लूंगा, मैं बिना मुनाफे के सीमेंट दूंगा, मैं बिना मुनाफे के स्टील दूंगा। और बाद में भी जब वो धर्मशाला का रखरखाव होगा, सामाजिक उत्सव होंगे, तो कम्युनिटी सेंटर की तुलना में अगर आप देखेंगे तो वो अंतर आप अनुभव कर सकते। कहने का मतलब समाज के इस दृष्टिकोण को हमें सरकारी धन के प्रति और समाज के धन के प्रति और चीजों को लागू करते समय उसकी विशेषज्ञता, जो मैंने कहा कि समाज सबसे बड़ा विशेषज्ञ होता है, तो ऐसे करके हम देखते हैं तो समाज की इस दृष्टि को पहचानना होगा, इस भाव को पहचानना होगा। नीति आयोग को तो बस छोटा सा काम करना है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी किसी दिन गुरुद्वारा बंगला साहब के सामने या कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के सामने एक टाट पट्टी बिछाकर 1 घंटे के लिए बैठ जाएं और वहां आते जाते लोगों को देखें कैसे वो गरीबों को रोटी खिला रहे हैं, कैसे वो कुष्ठ रोगियों को चुपचाप पैसा दे रहे हैं, कैसे वो हनुमान जी की पेटी में, बंगला साहब जी की, गुरुद्वारा साहब जी की पेटी में मुट्ठी भींच के दान दे रही है। अगर नीति आयोग के लोग समाज को देखें, समाज की इसी भावना को हमें पकड़ना है। अभी कोरोना में जो पैदल श्रमिक गए, समाज ने बहुत मदद की, तो हमें क्या करना है? नीति आयोग को उस भावना को IICC, डबल सी करना है। ये परेशान हो रहे हैं कि मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में जाऊंगा, मैं वहां UN की मीटिंग में जाऊंगा, और वहां कुछ जरूरत नहीं है। समाज की इस भावना को पकड़ना है और उसको IICC करना है। अब ये IICC क्या है? उस भावना को आइडेंटिफाई करना है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, उसको
वैधानिक मान्यताएं दिलवानी है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना है और उसको राष्ट्र निर्माण में चैनलाइज करना है। तो ये जो सागे समाज पीछे सरका, तो हमें समाज की, भारतीय समाज की, उसकी परंपराओं में जो दिया है, करुणा, दान, अहिंसा, प्राणियों में सद्भाव, इस भावना को आइडेंटिफाई, इंस्टीट्यूशनलाइज, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज और नेशन बिल्डिंग में चैनलाइज करना है। अगर हम देखें तो इस दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी ने जो कहा ग्राम स्वराज का, वैश्वीकरण के कारण इतना केंद्रीकरण हुआ कि जैसे बहुत ऊंची भवन पे अगर हम चढ़ते हैं तो एकदम छलांग मार के नीचे आएंगे तो शरीर को हानि होने का एक शंका रहती है। चरणबद्ध तरीके से हम ग्राम स्वराज की तरफ बढ़ते हैं तो हम शुरुआत में प्रयोग कर सकते हैं मंडल स्वराज, मतलब एक डिवीजन, जैसे मेरठ डिवीजन है, या जनपद स्वराज, इसकी तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं और इसके रास्ते में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 प्रकार के जो हम रास्तों पे चल सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम जनपद स्वराज की बात करते हैं या डिवीजन, मंडल स्वराज की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं मेरा जिला, मेरा बाजार, मेरा उद्योग, मेरा व्यापार। अर्थात मेरे जिले के मैं लोगों को प्रोत्साहित करूंगा कि उद्यमी बने, स्टार्टअप शुरू करें, जैविक खेती करें, गांवों में फूड प्रोसेसिंग की और जो गांव जिले में जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी इंडस्ट्रीज लगाएं। लेकिन साथ ही साथ मुझे उनका बाजार भी संरक्षित करना होगा। वहां समाज की एक सामूहिक भूमिका आती है कि मेरे जिले का बाजार मेरे युवाओं का बाजार है। उसी वजह से घोष निकलता है मेरा जिला, मेरा बाजार, मेरा उद्योग, मेरा व्यापार। तो ये कैसे संभव होगा? जहां हम एक प्रोत्साहित करेंगे तो समाज अगर आगे बढ़ेगा। तो जब एक दुकान पर इनकम टैक्स का ऑफिसर जा सकता है, एक दुकान पर खाद्य विभाग का अफसर जा सकता है, दुकान के भीतर छापा मार सकता है, उसके घर पे छापा मार सकता है, तो समाज इतना तो खड़ा कर ही सकता है कि मैं जिले में सोशल ऑडिट करूंगा। अगर समाज ये सोच ले, एक तरफ मैं अपने युवाओं को प्रोत्साहित करूंगा आगे बढ़ो, उद्योग लगाओ, तो दूसरी तरफ बाजार के लिए मैं सोशल ऑडिट भी करूंगा और जिला बाजार संरक्षण सम्मेलन भी करूंगा। जब मैं ये कहता हूं ये 2 बातें, तो ये क्या है? हर जिले के संपन्न लोग अगर हम छांट लें तो 1, 1.5, 2, 3 लाख संपन्न लोग होते हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, उद्योगपति होते हैं, दुकानदार होते हैं, अच्छे किसान होते हैं। तो जिले के ऐसे लोगों का, संपन्न लोगों का परिवार सम्मेलन, उनको प्रोत्साहित करना, जो चीजें जिले में बन सकती हैं हम अपना पैसा उन्हीं पर खर्च करें। और दूसरा, बाजारों का सोशल ऑडिट, एक प्रभात फेरी निकालेंगे दुकानों के आगे बोलते हुए, लाला जी, भाई साहब, आपने अपनी दुकान में वो सामान रखा हुआ है ना जो जिले में बन सकता है, जो नहीं बन सकता वो आप मंगाओ, लेकिन जो जिले में बन सकता है आपने अपनी दुकान पर वही सामान रखा हुआ है ना, नहीं रखा तो कोई बात नहीं, जो रखा है उसे बेच लो और भविष्य में कोशिश करो कि फर्नीचर तो जिले में बन ही सकता है। तो ठीक है, फर्नीचर नहीं रखेंगे, में मोटिवेट करें उनको, समाज बिरादरी के द्वारा उनको प्रोत्साहित करें। तो सोशल ऑडिट, और अगर कोई स्वेच्छता से ऐसे दुकानदारों को प्रोत्साहित करे तो समाज को आमंत्रित करे कि मेरी दुकान में आइए, देखिए जो सामान जिले में बन सकता है, फर्नीचर है और भी जो चीजें हैं, तो देखो वो मैंने यहीं रखी हुई है। तो जब जिले में मांग उठेगी तो बाजार का एक नियम है, जब किसी चीज की मांग उठती है तो उसको बनाने वाले अपने आप आ जाते हैं। फिर आपको प्रोत्साहित ही नहीं करना पड़ेगा गांव के युवाओं को, भाई इस चीज की फैक्ट्री लगाओ। वो अपनी स्व प्रेरणा से कि मेरे जिले में इसका बाजार। तो कहने का मतलब बाजार का मेरा जिला,
मेरा बाजार, मेरा उद्योग, मेरा व्यापार, और साथ ही साथ बाजार का संरक्षण, चाहे वो बाजार के सोशल ऑडिट के द्वारा हो, चाहे वो प्रेरणा देके हो। इस तरीकों से हम स्वदेशी के कार्यकर्ता आगे बढ़ सकते हैं, और इसके लिए हम जनपद नीति आयोग या डिवीजन नीति आयोग इस पे आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए विकेंद्रीकरण हमें 4 स्तरों पे करना होगा। जब हम कहते हैं स्वदेशी क्या है, तो स्वदेशी विकेंद्रीकरण का स्वाभाविक परिणाम है। विकेंद्रीकरण क्या है, तो लोगों के हाथ में सत्ता देना, ये विकेंद्रीकरण है। तो ये हमें 4 स्तरों पे करना होगा: राजनीतिक विकेंद्रीकरण, सत्ता और शासन का विकेंद्रीकरण, प्रशासन का विकेंद्रीकरण और अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण। रास्ता यहीं से निकलेगा। हमारे लिए जो भविष्य के चैलेंज है, जिसे हम फ्यूचर चैलेंज कहते हैं, मेरा मानना है कि हमारे जो फ्यूचर चैलेंज हैं वो बेरोजगारी है, गरीबी है, बढ़ते अपराध है, बीमारी है, और इसका समाधान विकास का जो वर्तमान मॉडल है दुनिया में जो चल रहा है उससे नहीं निकलता। अमेरिका हमसे लगभग 8 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसकी भूमि हमसे 3 गुना है, उसकी आबादी हमसे 4 गुना कम है, लेकिन वहां अपराध देखें, वहां जितनी जनता है उससे ज्यादा जनता के पास हथियार हैं। वहां कोरोना में 100 शहरों में दंगे होते हैं, 25 शहरों में कर्फ्यू लगते हैं। हमसे 8 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था, 4 गुना आबादी कम, वहां 3 करोड़ 81 लाख लोग बीपीएल हैं, 3 करोड़ लोग भूखे हैं। अभी पिछले हफ्ते ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट छपी है, उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिला। तो अमेरिका का या विकास का जो ये मार्ग है, इसके लिए हमें स्वदेशी जागरण मंच को, कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से सरल भाषाओं में जनता के बीच में जाना होगा। हमें टैलेंट हंट करना होगा, हमें ऐसे लोग खोजने होंगे। स्वदेशी जागरण मंच दत्तोपंत जी ने जब बनाया तो उन्होंने 2 शब्द कहे थे। एक तो टैलेंट हंट, हमारे समाज में कमी नहीं है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे समाज में और बल्कि हमारे संपर्क के ही लोगों में विश्व की सबसे बड़ा उच्च कोटि का मानव संसाधन है, लेकिन वो मानव संसाधन वो या तो अंडर यूज्ड है या मिस यूज्ड है। उसको हमें ऑप्टिमम यूज पर लगाना है, और स्वदेशी का कार्यकर्ता ये काम कर सकता है। हमें टैलेंट हंट करना होगा। समाज को अनेक लोग, पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसे आयोजनों में ये मुझे व्यवहारिक रूप से समझ में आया कि स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं से भी अधिक समझ, अधिक काम समाज में लोग अपनी पहल, अपनी प्रेरणा से कर रहे हैं। उनसे हमें समन्वय स्थापित करना, हमसे ज्यादा उनके अध्ययन हैं, हमसे ज्यादा उनके परिश्रम हैं, और अपने अपने मुद्दों पे वो लड़ रहे हैं। उनको हमें एकजुट करना पड़ेगा, उनके ज्ञान को हमें समझना पड़ेगा, और जिसका मुद्दा, उसकी लड़ाई, उसकी अगुवाई। हमें एक ऐसी गोवर्धन की छतरी बनाना हो जिसके नीचे सब आए। स्वदेशी जागरण मंच को एक ऐसा गोवर्धन पर्वत बनाना होगा कि अगर व्यापारियों की कोई समस्या होती है तो लड़ेंगे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल वाले, लड़ेंगे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स वाले, लड़ेंगे फैम वाले। किसानों की लड़ाई है तो लड़ेगी किसान महापंचायत, लड़ेगी भारतीय किसान यूनियन टिकैत, लड़ेगा कृषक मुनेत्तम, लड़ेगा कर्नाटक रैयत संघ। और उनका सबका स्वदेशी जागरण में इतना विश्वास होगा कि जो अपने अपने टापू पे छोटी छोटी लड़ाइयां अपनी ताकत से लड़ रहे हैं, उनको एक सूत्र कर जाना। जहां कहीं उनको कमी पड़े तो दूसरे से मदद दिलवाना, या स्वयं स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा मदद होना। ऐसे करके हम समाज को एकजुट करें, एक सूत्र पिरोएं। सागर को हम अंजुली में समेटने निकले हैं।
स्वदेशी का कार्यकर्ता का काम बहुत बड़ा है। सागर को अंजलि में समेटने निकला है, वो विश्व मानवता की रक्षा के लिए विश्व को दिशा देने निकला है, तो सागर को छोटा नहीं करना पड़ेगा। अपनी अंजलि को इतना विशाल करना पड़ेगा, इतना विशाल करना पड़ेगा कि सागर उसमें समा जाए। इन्हीं बातों के साथ अंत में मैं यही कहूंगा, दत्तोपंत जी ने इसीलिए इसको मंच का नाम दिया था। और स्वदेशी के कार्यकर्ता के गुण का जो मैंने अनुभव पाया है, अनुभव के आधार पर स्वदेशी जागरण मंच स्वतंत्रता के पहली बार, मैं दोबारा दोहराता हूं, आजादी मिलने के बाद पहली बार देश के 124 किसान संगठनों के 765 किसान नेताओं को, कोई देश का प्रांत ऐसा नहीं था जिसमें उसका कोई किसान संगठन ना हो, 2 दिन तक दिल्ली में एक साथ बैठाया था, एकजुट बैठाया था। वो स्वदेशी जागरण मंच छतरी बना था किसानों के मुद्दों की। 165 संगठनों के 900 किसान नेताओं को जो भ्रष्टाचार, देशी राजनीति, जनोन्मुखी विकास पर वर्षों से काम कर रहे थे, वो स्वदेशी जागरण मंच की गोवर्धन की छतरी में 2 दिन तक दिल्ली में एक साथ बैठे थे। 685 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स सीए एक्शन कमेटी ऑन लेवल प्लेइंग फील्ड में स्वदेशी के गोवर्धन की छतरी के नीचे एक साथ बैठे थे पूरा दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ऐसे करके जो स्वदेशी का कार्यकर्ता है उसको अपना इतना विस्तार करना होगा, वो सागर को अपनी अंजलि में समेट ले। अंत में मैं कहना चाहूंगा, गुटों के घेरे, दलों के बंधन, संगठनों की मर्यादाएं, विचारधाराओं के दायरे, इससे आगे बढ़कर अनंत विस्तार करते हुए एकात्म दृष्टि से समाज को जोड़ लेना, दिशा दे देना, इसी का नाम है स्वदेशी जागरण मंच। मैंने शुरू में ही कहा था, आज अनेक विषयों पे जिन पे पहले चर्चा हो गई है, मैं उनसे हटकर स्वदेशी का कार्यकर्ता जो मैंने अपनी समझ के आधार पे अनुभव किया, वो बातें मैंने आपसे साझा की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने धैर्यपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।